सुधापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां इन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली के कड़कड़ाहट के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में मनोज नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। मनोज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पास कोई खेत भी नहीं था, इसलिए वो गांव-गांव घूम-घूम कर कूड़ा कबाड़ा उठाया करता था। वो दिन भर जितना भी भंगार इकट्ठा करता था, उसे वो गांव के भंगार की दुकान में लाकर बेच देता था। परंतु उससे जो पैसे मिलते, वो सिर्फ घर का चूल्हा जलाने और जरूरी खर्चों तक ही सीमित रहते थे। बारिश के मौसम में तो हालत और भी खराब हो जाती, क्योंकि गीले कबाड़ का भाव और भी कम लग जाता था। कई बार तो मनोज को दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं मिलता कि अपने परिवार को पेट भर खाना खिला सके। इस वजह से मनोज को उसके पुराने टूटी-फूटी झोपड़ी में अक्सर भूख, बारिश में टपकते पानी और ठंडी के मौसम में ठंड का सामना करना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब था। मूसलधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी, बारिश के मौसम ने अब कहर ढाना शुरू कर दिया है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। न धूप निकली, न कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से छत भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ लीला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करें भी तो क्या? बारिश ने तो सबको बेहाल कर रखा है। गांव के खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। इस बारिश के कारण भंगार की कीमतों में भी असर पड़ा है। सारा सामान गीला हो चुका है, जिस कारण उसकी सही कीमत नहीं मिल रही है। मनोज की आवाज में थकान और लाचारी साफ झलक रही थी। रोज की मेहनत के बाद भी जब जेब खाली रह जाती, तो मनोज के लिए घर लौटना और भी भारी पड़ता था। हाँ जी, मैं जान रही हूँ आपकी परेशानी। पिछली बार भी लालचंद जी ने गीले कबाड़ का आधा ही भाव दिया था। मगर इस बार अगर ऐसा हुआ तो हम बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। ऐसा ही चलता रहा तो इस महीने का राशन कैसे आएगा? सच कह रही हो लीला, बरसात में तो जैसे हमारी किस्मत भी भीग जाती है। ऊपर से ये छप्पर एक एक जगह से टपक रहा है। बाहर मूसलधार बारिश थी, लेकिन अंदर झोपड़ी में भी हालात उससे कुछ कम नहीं थे। जगह जगह पानी जमा हो चुका था और मिट्टी की दीवारें नमी से गलने लगी थीं। अजी, हमें कोई मजबूत इंतजाम करना होगा, वरना एक दिन ये घर ही हमारे ऊपर गिर पड़ेगा। हाँ लीला, मुझे भी डर लग रहा है, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरे पास तो घर के राशन के लिए भी पैसे नहीं हैं। अजी, तो आप ही बताइए क्या करेंगे? बस बैठे रहेंगे बारिश थमने का इंतजार करते? कल अगर मौसम थोड़ा थमा तो मैं लालचंद जी की दुकान जाऊंगा। देखता हूँ, शायद कुछ ऐसा कबाड़ मिल जाए जिससे हम इस छप्पर को ठीक कर पाएं। अजी, कबाड़ से तो आप हर साल कुछ न कुछ जोड़ते रहते हैं, लेकिन वो भी तो बस कुछ दिन का सहारा देता है। इस बार क्यों ना आप गांव के मुखिया जी से मदद मांग लें? उन्होंने पिछले साल रामू काका के घर में भी मरम्मत के लिए पैसा दिलवाया था। लीला, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से मदद मांगना। अजी, मदद मांगना गलत नहीं है, खासकर तब जब बात अपने घर और बच्चों की हो। आप बस एक बार कोशिश तो कीजिए। अगर मुखिया जी मदद कर दें, तो इस बरसात में हमारा घर शायद बच जाए। मनोज ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि लीला की बात सही है, लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। फिर भी उसने ठान लिया कि कल सुबह सबसे पहले मुखिया जी के घर जाकर बात करेगा। उसे यह अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए एक और रास्ता खोलने वाली है। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी, लेकिन आसमान में अब भी काले बादल छाए हुए थे। मनोज भी मुखिया के पास जाने के लिए तैयार था, परंतु जाने से पहले उसने लीला से कहा। लीला, मैं जा रहा हूँ मुखिया जी के पास। देखता हूँ क्या कहते हैं। जी, हिम्मत रखिए और जो भी हो, इज्जत से बात कीजिए। उन्हें हमारे घर की हालत साफ-साफ बता दीजिएगा। हाँ लीला, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा कि हम पर क्या बीत रही है। लीला को दिलासा देकर मनोज मुखिया से मिलने निकल पड़ा। बारिश लगभग थम चुकी थी, लेकिन आसमान में अब भी काले बादल मंडरा रहे थे। इन्हें देखकर मनोज ने अपनी चाल तेज कर दी और मुखिया के घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे तैसे मनोज गांव के मुखिया के यहाँ पहुंच गया और उसे देखते ही मुखिया ने कहा।
अरे मनोज, तू यहाँ कैसे? प्रणाम मुखिया जी। वो मैं आपसे थोड़ी मदद लेने आया हूँ। आप तो देख ही रहे हैं कि बारिश ने पूरे गांव वालों पर कहर ढा दिया है। हाँ, तो उसमें क्या, बारिश का मौसम है। बारिश नहीं होगी तो ठंड कैसे पड़ेगी? कैसी बातें कर रहा है मनोज तू? हाँ मुखिया जी, लेकिन इतनी तेज बारिश के चलते हमारे घर का छप्पर टूटने की कगार पर है। मैं सोच रहा था शायद आप थोड़ी मदद कर दें। मदद? तू? अरे मनोज, तू तो कबाड़ का काम करता है ना? और मैं जानता हूँ तू अच्छे खासे लोहे लकड़ी का माल इधर उधर बेचकर पैसे बनाता होगा। फिर मुझसे क्यों भीख मांगने आया है? मुखिया के मुंह से भीख वाला शब्द सुनकर मनोज को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके पास फिलहाल मुखिया से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। जी मुखिया जी, भीख नहीं मांग रहा, बस उधार या थोड़ा सहारा बारिश थमने पर लौटा दूंगा। उधार? तेरे जैसे लोग उधार लेकर कभी लौटाते हैं क्या? और सुन, मेरा काम सबकी झोपड़ी बनवाना नहीं है। तू गरीब है तो ये तेरी किस्मत है। मेरे पास अपना समय बर्बाद मत कर। मुखिया के हर शब्द मनोज के कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे। उसका गला सूख गया, आंखें भर आईं, लेकिन उसने किसी तरह अपनी इज्जत बचाते हुए बस इतना कहा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप ठीक समझें। वह चुपचाप वहां से निकल गया। बाहर बारिश फिर तेज हो गई थी और हर बूंद अब उसे सिर्फ ठंडा नहीं बल्कि जख्मी करने वाली लग रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ लीला का चेहरा घूम रहा था और दिल में एक ही ख्याल। अगर गांव का मुखिया ही साथ नहीं देगा तो अब मुझे अपने दम पर ही कुछ करना होगा। बारिश बहुत हो रही थी, जो शायद रुकने वाली नहीं थी। इसलिए किसी तरह मनोज भारी मन और भीगी हुई कमीज के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ था, फिर भी मनोज के कदम तेज थे, जैसे वह जल्दी से लीला को सब कुछ बताना चाहता हो, लेकिन मन के अंदर गुस्सा और निराशा का तूफान भी चल रहा था। किसी तरह बच बचाकर वह घर पहुंचता है और उसे देखते ही लीला ने चिंता से पूछा। अरे, आप आ गए। आप तो काफी भीग गए हो। क्या हुआ? मुखिया जी ने क्या कहा? लीला, मत पूछ। मुखिया ने तो जैसे हमारे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मदद तो छोड़ो, उल्टा ताने मारने लगा कि तेरे जैसे लोग कभी उधार लौटाते नहीं। क्या? उन्होंने ऐसा कहा? ये तो बहुत गलत है। हम तो बस सहारा मांग रहे थे, कोई एहसान नहीं। हाँ, लेकिन अब समझ आ गया, यहाँ किसी से उम्मीद रखना बेकार है। अब हमें अपने दम पर कुछ करना होगा। अजी, लेकिन फिर आपने मुखिया जी से क्या कहा? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। कहा कि मैं मजदूरी करके हर एक पैसा लौटा दूंगा। पर वो हंसकर बोले, तू और तेरे जैसे लोग बस लेने की आदत डाल चुके हैं। हाय रे, दूसरों की मुसीबत का मजाक उड़ाना भी कोई इंसानियत है? बस उनका रवैया देखकर लगा कि जैसे मैं कोई भीख मांगने गया था। तो अब क्या करेंगे? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर ऐसे ही कुछ दिन और बारिश चली तो बाढ़ भी आ सकती है और हमारे घर का छप्पर भी रोज कमजोर होता जा रहा है। सच कहूं तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात पक्की है, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम बारिश से बच भी सकते हैं और हो सका तो 2 पैसे भी कमा लेंगे। ऐसी क्या तरकीब है तुम्हारे पास? सुनो जी, मेरे दिमाग में एक अजीब सा लेकिन काम का आइडिया आया है। अरे, ऐसा क्या सोच लिया तुमने, मुझे भी तो बताओ। देखो, अभी बारिश के कारण भंगार का भाव बहुत गिर गया है। लालचंद जैसे लोग भीगी हुई प्लास्टिक की बोतलों और कागज को आधे दाम में खरीद रहे हैं। तो क्यों ना हम ये सब बेचने की बजाय इकट्ठा करें? इकट्ठा करें? लेकिन करेंगे क्या उनका? हम उन प्लास्टिक बोतलों को अच्छे से धोकर उन्हें जोड़ देंगे। उनसे हम एक छोटा सा मजबूत घर या झोंपड़ी बना सकते हैं। प्लास्टिक पानी नहीं सोखता, तो बारिश से भी बचेगा और अगर बाढ़ आ भी गई तो पानी के ऊपर तैर भी सकता है। अरे, ये तो कमाल का आइडिया है, लेकिन क्या ये सच में टिकेगा? हाँ, टिकेगा। मैंने देखा है, कुछ गांवों में लोग बाढ़ से बचने के लिए ऐसे बोतल के तैरने वाले घर बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें हमारा खर्च लगभग शून्य होगा। बस मेहनत लगेगी और मेहनत में तो हम पीछे नहीं हटते। मेहनत की बात तो तुम सही कह रही हो लीला। हम दोनों ने अपनी जिंदगी में इतना काम किया है कि अब तो हाथ पांव खुद ही रुकना नहीं जानते। और अगर ये मेहनत हमें अपने सिर पर छत दे सकती है तो चाहे रात भर भी काम करना पड़े, मैं तैयार हूं। तो ठान लीजिए, कल से हम दोनों गांव-गांव घूमकर खाली बोतलें इकट्ठा करेंगे। बारिश चाहे जितनी हो,
अब हमें कोई रोक नहीं सकता। बाहर बिजली चमक रही थी, लेकिन मनोज और लीला के दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी, उम्मीद की। अगली सुबह होते ही मनोज और लीला ने अपने पुराने झोले को उठाया और अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। मनोज गली गली, मोहल्लों में जाकर लोगों से खाली बोतलें मांगता और समझाता कि ये फेंकने की चीज नहीं, बल्कि काम की दौलत है। उधर लीला घर घर जाकर औरतों से कहती, बहन, जो बोतलें और डिब्बे काम के नहीं, हमें दे दो। हम उनका सही इस्तेमाल करेंगे। कई लोग हंसकर टाल देते तो कुछ लोग दया दिखाकर बोतलें दे देते। धीरे धीरे उनके पास बोतलों का छोटा सा ढेर बनने लगा और देखते ही देखते वह ढेर उम्मीद के पहाड़ में बदल गया। अब हर बोतल उन्हें सिर्फ कचरा नहीं लगती थी, बल्कि अपने आने वाले घर की एक ईंट जैसी दिखाई देती थी। मनोज और लीला जब भी उस ढेर को देखते, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती और थकान कहीं गायब हो जाती। उन्हें महसूस होने लगा था कि मेहनत सच में सपनों को आकार दे सकती है। कुछ ही दिनों में मनोज और लीला ने मिलकर काफी बोतलें जमा कर ली थीं। बोतलों का ढेर धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि अब उसे गिन पाना मुश्किल हो गया। उन दोनों ने मिलकर घर के आंगन में 4 बांसों को जोड़कर एक छोटी सी जगह बना दी, जहां वो सारी बोतलें रख रहे थे। अब समय आ चुका था उन बोतलों से एक छोटा सा घर बनाने का, इसलिए मनोज और लीला उन्हें जोड़ने के तरीके सोचने लगे। लीला, अब हमारे पास इतनी बोतलें इकट्ठा हो चुकी है कि हम हमारे रहने लायक एक घर बना सके। हाँ जी, और ये घर हमारी मेहनत की सबसे बड़ी निशानी होगी। कुछ ही हफ्तों की मेहनत के बाद मनोज और लीला ने आखिरकार अपना बोतलों वाला छोटा सा घर खड़ा कर ही लिया। जब दीवारें जुड़कर सीधी खड़ी हुईं और ऊपर छत भी कसकर बांध दी गई, तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। ये घर भले ही साधारण था, लेकिन उनके लिए किसी महल से कम नहीं था। धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के कच्चे मकान टपकने लगे, छप्पर टूटने लगे और लोग अपनी अपनी चीजें बचाने में जुट गए। लेकिन मनोज और लीला अपने नए घर के अंदर शांति से बैठे थे। देखो जी, एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही। हाँ लीला, ये घर हमारी मेहनत का सच्चा इनाम है। बाहर पानी बरस रहा था, लोग परेशान थे, लेकिन मनोज लीला के घर में सूखापन और सुरक्षा थी। उस रात उन्होंने पहली बार बिना डर के बारिश की आवाज सुनी और महसूस किया कि मेहनत सच में तूफानों से बचाने वाली दीवार बन सकती है। अगली सुबह जब बारिश थमी, तो पूरे गांव में एक नई खबर फैल गई। मनोज ने बोतलों से घर बना लिया है और उस पर एक भी बूंद पानी नहीं टपकी। ये सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए और समूह बनाकर मनोज के घर की ओर चल पड़े। अरे, सचमुच? देखो तो सही, इतना तेज पानी गिरा, लेकिन इस घर में न कहीं छत टपकी और न ही दीवार गीली हुई। ये तो सचमुच कमाल हो गया। जो कचरा सब फेंकते थे, उसी से घर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। उसने घर को हर तरफ से देखा और मनोज लीला की मेहनत की तारीफ की। मनोज, तुमने तो कमाल कर दिया। जो चीज लोगों को बेकार लगती थी, उससे तुमने अपने परिवार को सुरक्षित छत दे दी। ये सब लीला का विचार था मुखिया जी। मैंने बस उसका साथ दिया। जी, मेहनत और हिम्मत हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। मुखिया ने तुरंत मनोज से कहा कि वह गांव के और परिवारों के लिए भी ऐसे ही घर बनाए। मनोज, हमारे गांव में कई लोग हर साल बारिश में छत टपकने से परेशान रहते हैं। अगर तुम चाहो तो गांव वाले मिलकर तुम्हें मेहनताना देंगे और तुम सबके लिए भी ऐसे ही घर खड़े कर दो। यह सुनकर मनोज और लीला की आंखों में गर्व और कृतज्ञता के आंसू आ गए। अगर मेरी मेहनत से गांव वालों को भी राहत मिलेगी, तो मैं जरूर ये काम करूंगा। पैसे से ज्यादा खुशी तो इस बात की होगी कि सबके सिर पर सुरक्षित छत होगी। प्रेमनगर नामक गांव में चारों तरफ हरियाली और चहल पहल हमेशा बनी रहती थी। ये गांव सादगी और खेत खलियानों से भरा हुआ था। इस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और एक 5 साल का बेटा था।
गोपाल के पास अपनी कोई खेती नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी गोपाल 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल महसूस करता था। यह उस समय की बात है जब गांव में लोग अपने अपने घरों में बैठे घरेलू कामों और आपसी बातचीत में व्यस्त थे, जबकि गोपाल के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोपाल भी परेशान हो चुका था, क्योंकि वो खुद तो भूखा रह लेता था, पर उससे अपने परिवार की भूख नहीं देखी जा रही थी। सुमन, ऐसा क्यों है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे को 2 वक्त का खाना और अच्छे कपड़े नहीं दे पाता हूं, और ना ही तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूं। मैं तो अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी इसी तरह गुजरती रहेगी। अजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे पास जो भी है, मैं उसमें खुश हूँ। और सुनिए, जल्द ही हमारे साथ कुछ अच्छा जरूर होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। जब गोपाल और सुमन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी पास के बिस्तर में लेटा उनका बेटा भूख से परेशान था, मगर माता पिता की बातें सुनकर वह चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके दरवाजे के बाहर से एक बूढ़ी अम्मा आवाज देती है। बेटा, कोई है क्या? मैं राह चलते यहाँ आ गई थी। थोड़ी देर के लिए बैठने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। इतनी रात में किसी को घर के बाहर से आवाज देते सुनकर गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। इतनी रात में कौन हो सकता है? घर के बाहर से आई आवाज का कारण जानने के लिए गोपाल दरवाजे की ओर बढ़ता है। जब गोपाल ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, तो वहां एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, मैं पास के गांव में रहती हूँ। इस गांव में कुछ काम से आई थी, मगर मुझे इस गांव में बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज्यादा अंधेरा भी हो गया है। तो क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दोगे? गोपाल गरीब बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगता है। मेरे पास तो मेरे इस टूटी झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है, तो फिर मैं बूढ़ी अम्मा को कहाँ रखूंगा? कुछ देर सोचने के बाद गोपाल ने बूढ़ी अम्मा से कहा। अम्मा, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। मेरे पास इस टूटी हुई झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है, और उस कमरे में मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूं। अगर आपका मन हो तो आप हमारे साथ रात भर के लिए इस कमरे में रह सकती हैं। हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे रात भर के लिए आसरा चाहिए। सुबह होते ही मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ूंगी। बूढ़ी अम्मा जब गोपाल के घर के अंदर आई, तो उसने अपने थैले को बिस्तर के एक कोने में रख दिया और सोनू से कहा। अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है क्या? आओ देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा ने अपने थैले से थोड़े फल निकाले और गोपाल के बेटे को दे दिए। बेटा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। आराम से खाओ और सो जाओ। अब काफी रात हो चुकी थी। सभी लोगों ने बूढ़ी अम्मा के लाए फलों को खाया और अपने अपने स्थान पर सो गए। अगले दिन जब गोपाल अपने बिस्तर से सोकर उठा, तब उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा अपने बिस्तर में नहीं है और उनका थैला वैसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। थैले को देख गोपाल चौंक जाता है, और वो जब थैले के भीतर देखता है तो थैले में बहुत सारे पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे देख गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। हे भगवान, सुमन, अम्मा तो अपना थैला यही भूल गई, और थैले के भीतर बहुत सारे पैसे हैं। अब मैं अम्मा को कैसे ढूंढूं और उनके पैसे कैसे लौटाऊं? अरे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें किसी भी तरह अम्मा को ढूंढकर उनके पैसे लौटाने होंगे। ये हमारे लिए भगवान की परीक्षा है। अगर हम सही काम करेंगे तो भगवान खुद हमारे लिए रास्ता बना देंगे। सुमन की बातें सुनकर गोपाल ने मन ही मन ठान लिया कि वह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, इन पैसों को अम्मा को वापस करेगा। उसने जल्दी से तैयार होकर आसपास के गांवों और रास्तों में अम्मा को ढूंढना शुरू कर दिया। वह रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति से पूछता, क्या आपने एक गरीब बुजुर्ग महिला को जाते हुए देखा है? लेकिन हर बार उसे सिर्फ नकारात्मक जवाब ही मिलता। कई घंटों की खोज के बाद भी अम्मा का कोई पता नहीं चला। थका हारा गोपाल गांव के मंदिर के पास पहुंचा और भगवान के सामने बैठकर मन ही मन प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, आप ही मेरी मदद कीजिए। मुझे अम्मा तक पहुंचा दीजिए, ताकि मैं उनका हक उन्हें लौटा सकूं।
अभी गोपाल भगवान के सामने अम्मा से मिलने की बात कर ही रहा था कि तभी मंदिर के बाहर एक परिचित सी आवाज आई। बेटा, तुम यहाँ कैसे? गोपाल को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो तुरंत से भागकर मंदिर के बाहर जाता है। मंदिर के बाहर वो देखता है सामने वही अम्मा खड़ी थीं, जिनकी वह सुबह से तलाश कर रहा था। अम्मा, मैं सुबह से आपको ही ढूंढ रहा था। वो आप अपना थैला वहीं घर पर ही भूल आई थी। नहीं बेटा, मैं ये भूल कर नहीं आई थी। ये मैंने जानबूझकर छोड़ा था। अम्मा की यह बात सुनकर गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। जानबूझकर छोड़ आई? मैं कुछ समझा नहीं अम्मा, पर इस थैले में तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है इसमें पैसे हैं, परंतु मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये पैसे मैंने किसी नेक इंसान के लिए जमा करके रखे थे, और तुम मुझे बहुत भले और ईमानदार इंसान लगे हो। तुमने मुँह बूढ़ी महिला को अपने घर में रहने दिया, मान सम्मान दिया, इससे मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए यह पैसे मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ दिए थे। बेटा, तुम इस पैसे को किसी अच्छे काम में उपयोग करना। अगर तुम इस पैसे को अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। अम्मा की बातें सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, मैं वादा करता हूं कि इन पैसों का उपयोग सिर्फ भलाई और दूसरों की मदद के लिए करूंगा। पर अम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या कहना है? अम्मा, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है ना, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। वहां आपके साथ आपका बेटा, बहू और एक पोता भी होगा। नहीं बेटा, अब मेरी राह अलग है। मैं तो बस भगवान के दर्शन करने आई थी और अब आगे तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। जहाँ जहाँ भी जाऊंगी तुम्हारी भलाई की दुआ करती रहूंगी। पर यदि कभी यहाँ लौटना हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगी। ठीक है अम्मा, जैसा आपको ठीक लगे, पर आना जरूर। फिर क्या था, अम्मा गोपाल को अलविदा कहकर वहां से अपने राह पर चल पड़ती है और अम्मा के जाने के बाद गोपाल भी अपने घर की ओर निकल जाता है। गोपाल घर पहुंचकर यह सारी बातें सुमन को बताता है, जिसे सुनकर सुमन भी आश्चर्य में पड़ जाती है। आखिर अम्मा ने हमें इतने सारे पैसे क्यों दिए होंगे? परंतु जो भी हो, इस बुरी स्थिति में अम्मा ने आकर हमारी सहायता की है, इसीलिए वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। हाँ सुमन, तुम बात तो सही कह रही हो, पर अब हम इन पैसों का करेंगे क्या? मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते जी? आप बाजार में फलों की या सब्जियों की दुकान डाल दीजिए। हाँ सुमन, मैं यह कर सकता हूँ। गांव के बाजार में एक दुकान लेकर अच्छी सी फलों की दुकान लगा देता हूँ और गांव वालों को अच्छे अच्छे फल बेचूंगा, और वो भी काफी किफायती दाम पर, ताकि उनका भी फायदा हो और हमें भी कुछ पैसे मिल जाए। फिर क्या गोपाल और सुमन ने मिलकर यह फैसला किया कि इन पैसों से वह गांव में एक छोटी सी फलों की दुकान खोलेंगे, जिससे उनके घर में 2 वक्त का खाना आ सके और उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। फिर कुछ ही दिन बाद गोपाल ने गांव के बाजार में एक छोटी सी फलों की दुकान खोली। धीरे धीरे गोपाल की फलों की दुकान अच्छी खासी चलने लगी। गांव वाले धीरे धीरे गोपाल की दुकान से ही फल खरीदने लगे। देखते देखते ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और गोपाल की आमदनी बढ़ती गई और गांव वाले भी गोपाल की मेहनत और ईमानदारी से खुश थे, क्योंकि वो बाकियों से काफी कम दाम पर फल बेचा करता था, जिस कारण सभी गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चलता रहा और देखते देखते कुछ और महीने बीत गए। गांव में गोपाल से सब प्रसन्न थे, बस एक जान को छोड़कर, वो था बिरजू। गोपाल की दुकान से कुछ ही दूरी में एक और फलों की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था बिरजू। बिरजू को गोपाल की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी। वह हमेशा गोपाल का बुरा करने की सोचता रहता था। एक दिन इसी बीच बिरजू के घर पर बिरजू और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। सुनिए जी, जब से उस गोपाल ने अपनी फलों की दुकान खोली है, तब से धीरे धीरे हमारी दुकान बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो। उस गोपाल ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं उस गोपाल में ऐसा आखिर क्या है जो सभी लोग उसी की दुकान पर जाते हैं। जब से उसने दुकान खोली है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। अब आपको कुछ करना होगा। अब समय आ गया है कि आप उसे मजा चखाए। इस बार आप ऐसा कुछ करिए कि वह दोबारा खड़ा होने की हिम्मत ना करे। तुम्हारी बात सही है सीमा, मगर ये कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ, तभी तो मैं कुछ करूं। आप एक काम कीजिए, आज रात जब सारे गांव वाले सो रहे होंगे,
तो आप चुपके से जाना और उसकी दुकान पर मिट्टी का तेल छिड़क देना और फिर उसमें आग लगा देना ताकि उसकी दुकान जलकर राख हो जाए। पर सीमा, यह काम इतना आसान नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो हमारा क्या होगा? डरने की जरूरत नहीं है। रात जब गहरी होगी और अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होगा, तो आपको कौन देखने आने वाला है? देखिए, यही सही मौका है गोपाल को भिखारी बनाने का। ठीक है सीमा, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात गोपाल की दुकान जलाकर उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी बादलों के पीछे छिपी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला था। इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर बिरजू अपने घर से चुपके चुपके निकला। उसके हाथ में मिट्टी के तेल का एक डिब्बा और एक माचिस थी। वह धीरे धीरे दबे पांव गोपाल की दुकान की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज गोपाल की दुकान राख हो जाएगी। देखता हूं अब लोग तेरे यहाँ फल खरीदने कैसे आते हैं गोपाल। जैसे ही वह गोपाल की दुकान के पास पहुंचा और मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू किया, अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज हवाएं चलने लगीं। हवा इतनी तेज थी कि उसके हाथ से मिट्टी के तेल का डिब्बा थोड़ा गिर पड़ा और तेल जमीन पर फैलने लगा। तभी हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लेकिन यह बारिश अजीब थी। गोपाल की दुकान के ऊपर ही बरस रही थी और उस पर डाला गया सारा मिट्टी का तेल धुलने लगा। ये क्या हो रहा है? इतनी देर से इंतजार कर रहा था और अब बारिश भी आ गई। गुस्से में आकर उसने फिर से माचिस जलाई, लेकिन तेज हवा के झोंके से माचिस की जलती तीली उड़कर सीधी बिरजू के दुकान की तरफ चली गई। हैरानी की बात यह थी कि जहां गोपाल की दुकान थी, वहां बारिश हो रही थी, लेकिन बिरजू के दुकान के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था। वह छोटी सी चिंगारी उड़ते उड़ते बिरजू की दुकान के छप्पर पर जा गिरी और देखते ही देखते वहां आग भड़क उठी। अपनी दुकान को जलते देख बिरजू अपनी दुकान की तरफ दौड़ा। अरे ये कैसे हो गया? बिरजू घबरा गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वह कुछ कर नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दूसरी तरफ गोपाल की दुकान बारिश से भीगी हुई सुरक्षित खड़ी थी, मानो भगवान खुद उसकी रक्षा कर रहे हों। अगली सुबह पूरे गांव को इस घटना का पता चला। सभी गांव वाले समझ गए कि यह सब बिरजू की ही करतूत का नतीजा है। देखा जी, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका खुद का बुरा हो जाता है। हाँ सुमन, यही भगवान का न्याय है। मेहनत करने वालों की हमेशा रक्षा होती है और छल कपट करने वाले का अंत बुरा ही होता है। और इस घटना के बाद बिरजू ने कभी किसी के साथ बुरा करने का विचार नहीं किया। गोपाल अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में और भी तरक्की करता गया।